Hello everyone, how are you? I'm Neeraj Tiwari. Welcome to YouTube listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी अपनी तैयारी डिजिटल आर्ट में पूरी शिद्दत और ईमानदारी से व्यस्त हैं। मित्रों, आप आर्ट में तो व्यस्त ही हैं, उसके साथ साथ विभिन्न एक दिवसीय परीक्षा का भी फॉर्म भरा होगा, कन्फर्म है। आपने यूपी पेट का फॉर्म ज़रूर भरा होगा, PET प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। मित्रों, इसमें इस बार वैकेंसी बहुत अच्छी आने वाली है। लोअर PCS की पोस्ट है, लेखपाल की पोस्ट है और वीडियो की पोस्ट है, ये सब इसमें आती हैं। तो अब आप जानते हैं, जो लोग पेट दिए रहते हैं वही लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है, उसके लिए भी आपको तैयारी करनी है। वहाँ पे भी आपको GK GS पूछा जाता है। साथ में आपने समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का भी फॉर्म भरा होगा। आप यूपी PCS का भी फॉर्म भरते होंगे। इसके साथ साथ SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो SSC में जो है कई वैकेंसियाँ आती हैं। CGL का आता है, MTS का आता है, उसके साथ जो है स्टेनोग्राफर आता है, CPSI आता है, SSC GD आता है, सभी का अलग अलग स्कोप है। वैकेंसियाँ हर साल आती रहती हैं, तो वहाँ पे भी GK GS पूछा जाता है। साथ में आप UPP या UPSI का फॉर्म डालना चाहते हैं तो वहाँ पे भी GK GS महत्वपूर्ण रोल होता है, अदा करता है। तो GK GS को ध्यान में रखते हुए हमने प्रचंड 50 स्टार्ट किया था। 3 क्लासेज हो चुकी थी, आज ये चौथी क्लास है और इस चौथी क्लास में भी हम 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। GK GS से जुड़े हुए क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सभी प्रश्नों का जो लेवल है आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते ही मेंटेन किया गया है। और जो प्रश्न है मित्रों, इतिहास भूगोल के साथ साथ आप जानते होंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स सब कुछ पूछा जाता है। तो इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए क्लास मेंटेन की गई है, क्वेश्चंस वहीं से उठाए गए। अब देरी न करते हुए सीधे क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है पाचन के दौरान पित्त का या पित्त की भूमिका ... होती है। ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है कि पाचन के दौरान पित्त की भूमिका है वसा का अवशोषण करना, वसा का पाचन करना, वसा का उत्सर्जन करना या फिर वसा का पायसीकरण करना। तो मित्रों, पाचन के दौरान पित्त की जो सबसे खास भूमिका होती है वसा का पायसीकरण करना होता है। विकल्प D के साथ बनाओ, D इज द राइट आंसर बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए 2 नंबर आता है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोलोनियल के रूप में रहता है? अमीबा है, प्लासीफोनिया है, क्लेमाइडोमोनास है और वालवॉक्स का नाम आपके सामने दे दिया गया। कौन सा जीव एक कोलोनियल के रूप में रहता है मित्रों? तो कोलोनियल के रूप में जो यहाँ जीव पाया जाता है वालवॉक्स है। विकल्प अपना D के साथ बैठेगा। D इज द राइट आंसर चुन लेना। अगला क्वेश्चन अपना 3 नंबर आता है। बहुत प्यारा प्रश्न है। आपसे कह रहा है कोशिका द्रव्य और केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचालन सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है? राइबोसोम करता है, लाइसोसोम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का विकल्प आपके सामने है। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थों का जो संचालन है वो करने के लिए एंडोप्लाज्म रेटिकुलम सही जवाब बैठता है। विकल्प अपना D के साथ लगेगा। D इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। पूछ लिया गया आपसे प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? नाम रोसेला का है, इरवेनिया का है, लाइबेरिया का है और रेमेनिला का नाम आपके सामने दिया गया। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है मित्रों? तो लिटमस पेपर जो है वो रोसेला से प्राप्त होता है। विकल्प अपना फर्स्ट के साथ लगेगा। ए इज द राइट आंसर बन जाएगा। और आगे चलें तो 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्यारा प्रश्न है। जीन का कार्यात्मक इकाई है, सृष्टान है, रेकॉन है, म्यूटान है और जीनोम है। जीन का क्रियात्मक इकाई क्या है मित्रों? तो जीन का जो क्रियात्मक इकाई होता है इन विकल्पों में सृष्टान सही जवाब है। सृष्टान विकल्प फर्स्ट के साथ लगेगा। ए इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन अपना 6 नंबर आता है। बहुत प्यारा प्रश्न है। वनस्पतियों को परावैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक है? कैरोटीन है, ग्लाइकोपिड है, फाइकोसाइनिन है और लाइकोपेन का नाम आपके सामने दिया गया। वनस्पतियों को परावैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला जो वर्णक होता है मित्रों वो इसमें से फाइकोसाइनिन है। तो विकल्प हम B के साथ लगाएंगे। B इज द राइट आंसर चुन लेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा 7 नंबर होगा। प्रश्न संख्या 7 की बारी है। पूछ लिया गया
निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है? विकल्प में इलेक्ट्रिक घंटी है, इलेक्ट्रिक केतली है, इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन है या फिर इलेक्ट्रिक टोस्टर है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग पे आधार नहीं रखता है, यानी उसका बेस वो नहीं है, तो इलेक्ट्रिक घंटी इस पे जो है आधारित नहीं है। विकल्प फर्स्ट के साथ देना है, ए इज द राइट आंसर चुन लेना है। अगला क्वेश्चन अपना आता है 8 नंबर। बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, प्रश्न संख्या 8 आपसे पूछा जा रहा है, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी ... होती है। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है, खाली स्थान भरने वाला। किसी गोलाकार दर्पण की जो फोकस दूरी है मित्रों, वक्रता त्रिज्या की दोगुनी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की तिगुनी होती है या फिर वक्रता त्रिज्या के समान होती है। तो कोई गोलाकार दर्पण है, उसकी जो फोकस दूरी बनेगी मित्रों, वो वक्रता त्रिज्या की जो है आधी बनेगी। विकल्प अपना बी के साथ लगेगा, बी इज द राइट आंसर बना लेंगे। आगे चलेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन आता है, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायुदाब है, शून्य है, उच्च है, कम है या फिर अनंत है। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पे होता है जहां वायुदाब मित्रों आप जानते हैं कि उच्च है, वायुदाब ज्यादा है। विकल्प अपना सी के साथ लगता है, तो सी इज द राइट आंसर बना लो यहां पे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, प्रश्न संख्या 10 की बारी है। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पे आधारित होता है? गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीयक नियम, गति का तृतीयक नियम या फिर गति का प्रथम और द्वितीय नियम। कोई भी रॉकेट है, उसका जो प्रक्षेपण है वो न्यूटन की कौन सी गति पे आधारित है मित्रों? तो गति का तीसरा नियम सही जवाब बैठता है। विकल्प अपना सी के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर लगा लो। और आगे चला जाए, 11 नंबर क्वेश्चन आता है, प्रश्न संख्या 11 की बारी है। आपसे पूछा गया, यदि तरंग 2.5 सेकेंड में 20 कंपन पूरी करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? 4 हर्ट्ज, 8 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज या फिर 1 हर्ट्ज। यदि तरंग 2.5 सेकेंड में 20 कंपन पूरी कर लेती है तो इसकी जो आवृत्ति बनेगी मित्रों वो 8 हर्ट्ज बनेगी, 8 हर्ट्ज बनेगी। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर बनाओ। और आगे चला जाए मित्रों, अगला क्वेश्चन 12 नंबर आएगा, प्रश्न संख्या 12 की बारी है। आपसे पूछ लिया गया, भारतीय रेल द्वारा विश्व की प्रथम हॉस्पिटल ट्रेन का जो उद्घाटन है ये किया गया, उस ट्रेन का नाम क्या है? विकल्प में सेवा एक्सप्रेस दिया गया है, सेवा एक्सप्रेस है, लाइफ लाइन एक्सप्रेस है, सुरक्षा एक्सप्रेस है और जनता एक्सप्रेस का नाम आपके सामने दिया गया। भारतीय रेल द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का जो उद्घाटन हुआ है उसका जो नाम रखा गया वो लाइफ लाइन एक्सप्रेस रखा गया। तो विकल्प अपना सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन आएगा, 13 नंबर होगा। 13 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। आपसे कह रहा है, डिस्पाइट द स्टेट पुस्तक के राइटर कौन है? एम राजेश्वर हैं, शिवशंकर मेनन है, बिल गेट्स हैं या फिर जॉन ग्रिशम। डिस्पाइट द स्टेट की बात आती है तो डिस्पाइट द स्टेट जो पुस्तक है मित्रों एम राजशेखर के द्वारा लिखी गई है। आप राइट आंसर यहाँ फर्स्ट के साथ लगाएंगे, ए इज द राइट आंसर बना लेंगे। और आगे चला जाएगा, 14 नंबर प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 14 की बारी है। आपसे पूछा गया, सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय व्यवस्था को किस अनुपात में विभाजित किया जाता है? सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय व्यवस्था को किस अनुपात में विभाजित किया जाता है? तो जो सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब बढ़े हैं, उसमें जो केंद्र और राज्य का रेशियो होता है मित्रों, केंद्र 60% देता है और राज्य 40%। तो इससे जवाब फर्स्ट के साथ लगता है, ए इज द राइट आंसर बनाना पड़ता है। और आगे चला जाए, 15 नंबर प्रश्न आता है। आपसे पूछ लिया गया 15 नंबर प्रश्न कह रहा है, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई? जून 1992, जून 1995, मार्च 1994 या फिर फरवरी 2002। बैंकिंग लोकपाल योजना की जो स्टार्टिंग है मित्रों, शुरुआत है वो जून 1995 में की गई है। तो विकल्प अपना सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगा लो। और आगे चला जाए, 16 नंबर प्रश्न आता है। पूछा गया आपसे, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है?
रोजगार की शर्त पे उसे बांटेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र है या निजी क्षेत्र, उद्यमों का स्वामित्व देख करके बांटेंगे, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर उसे डिवाइड करेंगे, या फिर कच्ची सामग्री का प्रयोग करके। कोई भी अर्थव्यवस्था है उसके क्षेत्रों को आप सार्वजनिक और निजी किस आधार पर वर्गीकृत करते हैं मित्रों? तो ये उद्यमों का स्वामित्व अगर देखा जाए तो उसी के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि ये सार्वजनिक है या निजी है। तो विकल्प अपना जो है वो सी के साथ लग रहा है, सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन आता है 17 नंबर, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, प्रश्न संख्या 17 आपसे पूछा गया गैर निष्पादित संपत्तियों के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प दे दिया गया, उसी के अकॉर्डिंग आंसर्स देना है। किसी वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान 365 दिन से अधिक रोका जाए, हाँ होता है ऐसा। किसी वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान 180 दिन से अधिक रोका जाए। तो दोनों ऑप्शंस होते हैं एनपीए में, यानी गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में। तो सही जो बैठेगा वो फर्स्ट के साथ बैठेगा, एक और दो दोनों सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। आगे चला जाए 18 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु और सेवाओं को क्या कहा जाता है? निवल राष्ट्रीय आय कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, या फिर शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को जो नाम दिया जाता है मित्रों, वो नाम सकल घरेलू उत्पाद होता है। विकल्प अपना जो है सी के साथ बैठता है, तो सी इज द राइट आंसर्स लगा लेंगे। आगे चला जाएगा 19 नंबर प्रश्न आता है, आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है फेब्रियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया है, अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया है, सेंट साइमन ने किया और जॉर्ज निकोलस द्वितीय के द्वारा किया गया। फेबियन सोशलिज्म का जो नेतृत्व है ये किसके द्वारा किया जाता है? फेबियन सोशलिज्म की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा किया गया है। विकल्प अपना फर्स्ट के साथ बैठता है, ए इज द राइट आंसर चुनना होता है। 20 नंबर क्वेश्चंस पे चलें तो क्वेश्चंस थोड़ा सा घुमाने का प्रयास कर रहा है, सूची 1 सूची 2 आपस में मिलान करना है, इतिहास से क्वेश्चन से गवर्नर जनरल और उनसे जुड़े हुए विषय को आपस में मिलान करना है मित्रों। एक साइड में विषय दिया गया, एक साइड में गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है वेलेजली की अगर हम बात करते हैं तो वेलेजली का जो तात्पर्य होता है मित्रों वो शिशु हत्या पे प्रतिबंध लगाने से होता है। तो वेलेजली शिशु हत्या पे प्रतिबंध लगाता है। बात अगर कॉर्निंग की आती है, कॉर्निंग की, तो ये लॉर्ड कैनिंग जो आता है मित्रों, ये कैनिंग का तात्पर्य किससे होता है? ये विधवा विवाह की अनुमति दे देता है कैनिंग। नॉर्थ ब्रुक की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ ब्रुक का जो तात्पर्य होता है ये अंतरजातीय विवाह के लिए देता है परमिशन। और लैश डाउन की बात करते हैं, लड़की विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित करता है। तो डी का क्यू होगा, डी का क्यू केवल एक ही विकल्प में है, सही जवाब आप डी के साथ लगा लो, डी इज द राइट आंसर बना लो। और आगे चला जाए अपना अगला क्वेश्चन 21 नंबर आता है, पूछ लिया गया, प्यारा प्रश्न है मित्रों, अच्छा प्रश्न है। कह रहा है भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, अबुल कलाम आजाद ने या फिर जे.बी. कृपलानी ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी मित्रों? जब अनुशंसा की बात आती है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अनुशंसा की थी। विकल्प बी के साथ बैठ जाएगा, बी इज द राइट आंसर चुन लेना। और आगे चला जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन आता है। 22 नंबर प्रश्न है, आपसे कह रहा है वर्ष 1907 की सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच विभाजन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? स्वराज की मांग है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मांग है, बहिष्कार की मांग है या फिर संविधान सभा के गठन की मांग है? वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच विभाजन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था मित्रों? तो आप भी जानते हैं संविधान सभा के गठन की मांग इसका कारण नहीं रहा है। विकल्प अपना डी के साथ बना लो, डी इज द राइट आंसर बैठ जाएगा। और आगे चला जाए तो अपना अगला क्वेश्चन 23 नंबर आता है। 23 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुबुद्दीन शाह के टाइम, देवराय सेकंड के टाइम, इस्माइल आदिल शाह के टाइम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं।
विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के टाइम लड़ा था? गोलकुंडा का जो युद्ध है मित्रों, ये लड़ते हैं कुली कुतुबुद्दीन शाह के टाइम। तो विकल्प अपना जो है वो फर्स्ट के साथ लगेगा, ए इज द राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आ रहा है। 24 नंबर प्रश्न है, आपसे कह रहा है स्व प्रवास दत्ता के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? कालिदास है, भवभूति है, भास है या फिर राजशेखर है? स्वप्रवास दत्ता की अगर बात आती है मित्रों, इसके राइटर का नाम पूछा जाए तो भास है, विकल्प अपना बी के साथ लगेगा, पेज द राइट। प्रश्न संख्या 25 की बात करते हैं। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? माधव प्रथम है, बीटा प्रथम है, कोकड़ी वर्मा है और गणपति का नाम आपके सामने दे दिया गया। तो मित्रों काकतीय वंश का जो संस्थापक होता है वो बीटा प्रथम है। सही जवाब बीटा प्रथम लगा लो, सी इज द राइट आंसर बना लो। आगे चलें, 26 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकल्प दिया गया, पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी, हाँ थी, तो ये गलत नहीं हुआ है। सिंधु सभ्यता सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, ऐसा भी हुआ है, तो ये भी गलत नहीं है। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल धान थी, बस यही गलत हो गया मित्रों, ये जो थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला पहली सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी, तो हाँ ये सब सही है। विकल्प यहाँ आपको गलत कथन चुनना था, तो सी विकल्प के साथ गोला भरना है, सी इज द राइट आंसर लगा लीजिए। आगे चलते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन आता है। 27 नंबर प्रश्न है, आपसे कह रहा है भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ है मित्रों? जब उस पद के सृजन की बात आती है तो भारत सरकार अधिनियम 1919 सही जवाब बैठ जाता है। तो राइट आंसर बी के साथ लगता है, वी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आएगा। पूछा गया पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? जगजीवन राम थे, बी.डी. शर्मा थे, काका साहेब कालेलकर रहे हैं और बी.आर. अम्बेडकर का विकल्प आपके सामने दिया गया। पिछड़ी जाति आयोग के जो पहले सभापति बनते हैं मित्रों वो कौन बनते हैं? तो पहले सभापति काका साहेब कालेलकर सही जवाब बैठते हैं, बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आता है। पूछा गया राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, राज्यपाल या फिर विधानसभा अध्यक्ष? राज्य सरकारों का जो संवैधानिक प्रमुख होता है मित्रों वो कौन होता है? तो जैसे देश के लिए राष्ट्रपति होते हैं ऐसे राज्य के लिए राज्यपाल होते हैं, तो विकल्प आपका बी के साथ लगेगा, बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। आगे चलें, 30 नंबर क्वेश्चन आता है। बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपसे कह रहा है 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? महात्मा गांधी ने किया, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया या फिर ज्योतिबा फूले ने किया? 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो महाड़ सत्याग्रह स्टार्ट करने का काम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर रहा है, सही जवाब भीमराव अम्बेडकर साहब का नाम दे सकते हैं, सी विकल्प अपना राइट आंसर चुन सकते हैं। और आगे चला जाएगा अपना अगला क्वेश्चन 31 नंबर आता है। पूछ लिया गया मित्रों सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? झेलम है, फिर चिनाब है, फिर सतलज है, फिर रावी है, या फिर चिनाब है फिर झेलम है फिर रावी है फिर सतलज है, या फिर झेलम है फिर चिनाब है फिर रावी है फिर सतलज है, या फिर चिनाब है फिर झेलम है फिर सतलज है फिर व्यास है? सिंधु नदी तंत्र की अगर बात करते हैं मित्रों तो उत्तर से दक्षिण का जो क्रम बैठेगा वो पहले झेलम आएगा, फिर चिनाब आएगा, फिर रावी आएगा और लास्ट में सतलज आएगा। दक्षिण में सबसे दक्षिण में सतलज, तो विकल्प आप सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। और आगे चला जाए, 32 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किस स्थल से 11 शवाधान और 8 चूल्हों के अवशेष मिले हैं? चोपनी मांडो से, सराय नाहराय से, बागौर से या फिर महदहा से? 11 शवादाओं का जो और 8 चूल्हों का साक्ष्य प्राप्त हुआ वो कहां से प्राप्त हुआ? सराय नाहराय से प्राप्त हुआ है मित्रों। तो आप राइट आंसर सी के साथ चुन सकते हैं, सी इज द राइट आंसर बैठ जाएगा। और आगे चला जाएगा अपना अगला क्वेश्चन 33 नंबर आता है। आपसे पूछा गया 33 नंबर प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति का विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग कौन से क्षेत्र के लिए किया गया है? थार रेगिस्तान और गुजरात के कुछ क्षेत्र के लिए चोलिस्तान यूज किया गया, या फिर थार रेगिस्तान से अलग हुआ पाकिस्तान के रेगिस्तानी क्षेत्र को कहा गया,
जम्मू कश्मीर के हड़प्पाई स्थल को कहा गया, या फिर उनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में जो चोलिस्तान शब्द यूज किया गया था, थार रेगिस्तान से अलग हुआ जो पाकिस्तान का रेगिस्तानी वाला हिस्सा है, उसी को कहा गया चोलिस्तान। तो विकल्प आप बी के साथ लगा सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बैठ जा रहा है। अगला क्वेश्चन हम 34 नंबर पढ़ रहे हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्रों, ग्लेशियर के पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? अपक्षरण कहते हैं, कीप कहते हैं, ग्लेकिंग कहते हैं, या फिर प्लॉकिंग कहते हैं। ग्लेशियर के पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? तो बर्फ अगर कम हो रही है तो अपक्षरण हो रहा है। विकल्प आप फर्स्ट के साथ लगाओ, अपक्षरण इज द राइट आंसर बनाओ। आगे चला जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धरातलीय और भौमिक जाल का उपयोग सर्वाधिक होता है? औद्योगिक क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, घरेलू सेक्टर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। किस क्षेत्र में धरातलीय और भौम जाल का उपयोग जो है सर्वाधिक हुआ है, मैक्सिमम हुआ है? तो ऐसा कृषि क्षेत्र में हुआ है मित्रों। राइट आंसर एग्रीकल्चर दे सकते हैं, शी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चलें। 36 नंबर आता है, आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से भारत में स्थापित होने वाली पहली लौह उद्योग कंपनी कौन थी? टाटा लौह इस्पात कंपनी, भारतीय लौह इस्पात कंपनी, बंगाल स्टील कारपोरेशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत में स्थापित होने वाली पहली लोहा उद्योग की जो कंपनी बनती है मित्रों, वो होती है टाटा लौह इस्पात कंपनी, TISCO। विकल्प फर्स्ट के साथ लगाओ। आगे चला जाएगा अपना अगला क्वेश्चन 37 नंबर आता है, पूछ लिया गया औषधि शैली के निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? ये वे शैल हैं जिनकी संरचना ताप और दाब पे निर्भर करती है। ये शैलें अक्रिस्टलीय हैं। ये शैलें अस्त्रों से निक्षेपित हैं, या ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती हैं। औषधि शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, आपको बताना है। तो जो कथन असत्य है मित्रों, ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती हैं। सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर लगाएंगे। आगे चलेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जा रहा है 38, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य कौन सा है मित्रों? तो पटसन का मैक्सिमम उत्पादन जो करता है वो पश्चिम बंगाल करता है। तो विकल्प अपना डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर बन जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन आएगा 39 नंबर क्वेश्चन होगा, प्यारा प्रश्न होगा मित्रों। आपसे कह रहा है एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंधु द्वारा जुड़े हुए हैं क्या कहलाते हैं? एल्केन कहलाएंगे, एल्काइन कहलाएंगे, एल्कीन कहलाएंगे, या फिर आयनिक बंध कहलाएंगे। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं, उनके लिए एक शब्द जो बनता है एल्कीन बनता है, एल्कीन। विकल्प आप बी के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आएगा, पूछ लिया गया सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन है, प्रोपेन है, मीथेन है, रेडॉन है। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त हो रही है मित्रों? तो गैस वहां ब्यूटेन प्रयुक्त हो रही है। विकल्प आप ब्यूटेन के साथ लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर बना लो। आगे चला जाए। 41 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछ लिया गया निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, और H2CO3 है। किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो जिसकी मात्रा अम्ल वर्षा में ज्यादा है वो H2SO4 है मित्रों। राइट आंसर आप सी के साथ बनाओ, सी इज द राइट आंसर लगाओ। आगे चला जाए। 42 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछ लिया गया आयोडीन कृत लवण में रहता है, मुक्त आयोडीन होता है, मैग्नीशियम आयोडाइड होता है, कैल्शियम आयोडाइड होता है, या फिर पोटेशियम आयोडाइड होता है। आयोडीन कृत लवण में क्या होता है मित्रों? तो आयोडीन युक्त लवण में पोटेशियम आयोडाइड सही जवाब बैठता है, वही रहता है। विकल्प आप डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर आ रहा है। 43 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? विकल्प में आशा पूर्ण देवी हैं, कामनी राय हैं, इंदिरा गांधी हैं, और विजय लक्ष्मी पंडित जी का नाम दे दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन? तो सही जवाब आशा पूर्ण देवी का बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लग जाएगा। आगे चला जाए। 44 नंबर क्वेश्चन आता है। 44 नंबर प्रश्न है, आपसे कह रहा है इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात से ग्राह्य का प्रमुख कारण नहीं है?
विकल्प में कृषि प्रसार है, बृहद स्तरीय विकास परियोजना है, पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करने वाला है, या फिर तीव्र औद्योगिकीकरण और शहरीकरण का नाम दिया गया। कौन सा जो है टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जगत के हास्य का प्रमुख कारण नहीं है मित्रों? तो जब प्रमुख कारण ढूंढना है तो आप पशु चारण और ईंधन लकड़ी को एकत्रित करना नहीं बैठता है। विकल्प आप इसी के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर के बाद 45 नंबर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध कौन से राज्य से है? बिहार से है, हिमाचल प्रदेश से है, उत्तराखंड से है, या फिर पश्चिम बंगाल से है? बीज बचाओ आंदोलन अगर बताना है तो बीज को बचाना है उत्तराखंड, सही जवाब बैठता है। बी इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन अपना 46 नंबर आता है, पूछ लिया गया मित्रों, रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया की रोकथाम में उपयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक हैं। सोडियम 24 है, फास्फोरस 32 है, आयोडीन 131 है और कोबाल्ट 60 का नाम दे दिया गया। रक्त कैंसर की रोकथाम में कौन सा रेडियो समस्थानिक यूज किया जाता है? तो फास्फोरस 32 का उपयोग यहाँ करते हैं ल्यूकेमिया के लिए। विकल्प आप सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आता है। 47 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है मित्रों, ऑक्सीजन संचरण का मानव शरीर में सही क्रम है? रक्त फेफड़ा ऊतक, या फिर ऊतक रक्त फेफड़ा, या फिर फेफड़ा रक्त ऊतक, या फिर रक्त ऊतक फेफड़ा? ऑक्सीजन संचरण का मानव शरीर में जो सही क्रम बैठता है मित्रों, वो पहले फेफड़ा, फिर रक्त, फिर ऊतक। तो सही जवाब आप यहां पर सी के साथ लगा सकते हैं, सी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। और आगे चलें, 48 नंबर प्रश्न आता है, पूछ लिया गया, मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता हैं? मेंडल हैं, लुई पास्चर हैं, डब्ल्यू बेटेसन हैं और एच.जे. मूलर हैं। मॉडर्न जेनेटिक्स का जो फादर है मित्रों, उसका नाम डब्ल्यू बेटेसन होता है। विकल्प आप बी के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बन जाता है। और आगे चला जाए तो अपना अगला क्वेश्चन आता है 49 नंबर मित्रों। 49 नंबर क्वेश्चन सुमेल करने वाला है। सही सुमेल कीजिए। आपके सामने विकल्प दिया गया, सही सुमेल को पहचानना है, फर लगाना है। मित्रों विज्ञान से जुड़ा हुआ क्वेश्चन से आपसे पूछ लिया गया है कि जॉन गुटेनबर्ग, तो जॉन गुटेनबर्ग का जो तात्पर्य होता है प्रिंटिंग प्रेस से होता है। किससे होता है? प्रिंटिंग प्रेस से होता है। तो जॉन गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस लगा लो। थियोडर मैमन की अगर बात आती है, इनका संबंध लेजर से है। सोल्स की अगर हम बात करते हैं तो सोल्स का तात्पर्य जो है टाइपराइटर के रूप में रहेगा। और जेम्स पॉकल की अगर बात आती है, मशीन गन के लिए जाने जाते हैं। तो डी का तीसरा जिन विकल्प में आंसर है वो सही जवाब है। डी का तीसरा कई जगह चल रहा है, डी का तीसरा, लेकिन बी का पहला हो, डी का तीसरा हो, सी का चौथा हो, तो वो सी विकल्प में है। इसलिए आप जब राइट आंसर चुनेंगे तो सी विकल्प के साथ अपना राइट आंसर चुन लेंगे। आगे चला जाएगा, 50 नंबर क्वेश्चन आता है। बहुत प्यारा प्रश्न है, आपसे कह रहा है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है? दिल्ली में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, या फिर तेलंगाना में है? तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, इसके अगर हेडक्वार्टर की हम बात करते हैं तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान आपके गुजरात में है मित्रों। सही जवाब आपको गुजरात देना है, शी इज द राइट आंसर लगा लेना है। शी विकल्प आप परफेक्ट आंसर्स के रूप में चुन लो। अब आपके बताने की बारी है कि इन 50 क्वेश्चंस में आपने कितना क्वेश्चन सही किया। ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। प्रचंड 50 कैसा लगा? ये प्रचंड 50 का चौथा क्रम था। इससे पहले 3 क्रम हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पड़ी हुई है और इसकी अलग प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो ईमानदारी से देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से प्राप्त करते रहें। मिलते हैं क्षण में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।